जनता की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? सड़क, पानी और बिजली। क्या इस सरकार में ये तीनों ही चीज़ें आम आदमी को मिल पा रही हैं? इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्षद वीना नरूका जी, बीजेपी से पार्षद सुमन चौधरी जी और आम आदमी पार्टी से जिला अध्यक्ष संजय मोदी जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी आपने जनता के सवाल भी सुने जिसमें उन्होंने अपनी समस्याओं को आपके सामने रखा, मैं आपसे जानना चाहूँगी एक पार्षद के तौर पर, जिला अध्यक्ष के तौर पर, आप गहलोत सरकार के कार्यकाल को किस तरीके से देखती हैं और कितना काम हुआ है अलवर शहर में? ये तीनों जो मूलभूत समस्याएं हमारी हैं, सड़क, पानी और बिजली, शुरुआत मैं करना चाहूँगी आपसे। आप सभी को सबसे पहले प्रणाम। आपने जो पूछा कि गहलोत सरकार के जो काम है, गहलोत सरकार ने क्या काम नहीं किया है। उन्होंने ये कहा कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, हम देते देते नहीं थकेंगे, है ना। और अब भी यही हो रहा है कि उन्होंने जो भी आप कह रहे हैं उससे पहले वो तैयार हैं। हर चीज़ को उन्होंने लेके देखा। हमारी जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था जो चुनाव था कि साहब हम महंगाई को कम करेंगे। 350 का सिलेंडर आज 1150 में है। क्या हर आदमी उसको भरवा सकता है? ठीक है, पैसे वाले तो ले लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ 80% जनता सामान्य और गरीब वर्ग से है। उसके ऊपर जो राहत काम इन्होंने चलाया है ना, वो इसीलिए चलाया गया है। हर किसी को ज़रूरत नहीं है, लेकिन उज्ज्वला सिलेंडर तो दिए गए। बीपीएल वाला सिलेंडर तो पहले थे, बीपीएल वालों का चल रहा है, लेकिन जो सिलेंडर बीपीएल में मुफ्त में दिए गए थे उनको तो 500 में दिया जा रहा है। उज्ज्वला वालों को सबका 500 में कर दिया। उज्ज्वला वाला सिलेंडर और सबके पास पैसे भी आ रहे हैं, वैसे नहीं दिया जा रहा है, लेकिन सबके खातों में, बहनों के खाते में पैसे दे आ रहे हैं। महंगाई का बोझ बहनों के खाते में पड़ा है। बहनों के लिए क्या उन्होंने नहीं किया? अगर ये कहा जा रहा है आहत कैंप है, अगर ये आहत कैंप है, जो 50 यूनिट पहले बिजली की गई थी, क्या उसके लिए कैंप लगाया गया था? वो सबके बिजली का बिल हर किसी को रिबेट मिली है। अब जो सोच दिए गए, लेकिन 10 योजनाओं के बारे में हर कोई पढ़ा लिखा नहीं है। आज जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है ना, वो ज़्यादातर शिक्षित लोगों को मिल रहा है, अशिक्षित लोगों को नहीं मिल पा रहा है कि वो जानते ही नहीं है, वो बेचारे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। कैंप लगाया गया है, घर का भेजा जा रहा है, उनका प्रचार किया जा रहा है कि जो लोग नहीं समझदार हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं वो आए, और हमारे कैंपों में बाकायदे तरीके से बैठाया जा रहा है। हर किसी को बताया जा रहा है, और अगर नहीं समझ पा रहे तो घर घर जाके बताया जा रहा है। ये पैसे वालों के लिए कैंप नहीं लगाया गया, मेन कैंप लगा है गरीब जनता के लिए लगा है कि हाँ इनको कैसे लाभ दिया जाए। अभी लंपी में जितने जानवर मरे थे, तो जो ऐसे घूम रहे थे जिनका कोई पता ही नहीं है, हाँ ये बिल्कुल सही कहा गया कि अलवर में जानवर, गाय माता घूम रही हैं। एक एक आदमी, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 100 गायें पाल रखी हैं, सिर्फ दूध निकालते हैं, छोड़ देते हैं। उनको अगर सरकार ले जाके बंद करती है ना, तो किसी तरीके से उनको छुड़ा के ले आते हैं, वापस 1-2 दिन बंद रखते हैं, फिर छोड़ देते हैं। क्या एक व्यक्ति 100 गाय पाल सकता है? क्या उसके पास इतनी जगह है? क्या नहीं है ना। ये तो आप समझ रहे हैं। और हमारी गौ माता का अनादर हो रहा है, बहुत बुरी तरह से हो रहा है। अगर हम अलवर शहर में साफ़ सफाई की अगर बात करें तो उस पर कितना काम हुआ है? अलवर शहर में अगर साफ़ सफाई बात करें तो ऐसा नहीं है कि हाँ साफ़ सफाई की व्यवस्था गड़बड़ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी साफ़ सफाई नहीं है और हर आदमी पीड़ित है। मैं जब निकलती हूँ तो देखती हूँ कूड़े का ढेर, गंदगी चारों तरफ देखने को मिलती है। तो कैसे कहें कि हम अलवर शहर की बहुत सुंदर है हमारा? नहीं, अलवर शहर तो सुंदर नहीं है, नहीं कह सकते हैं। जो पैसा अलवर में मिल रहा है वही पैसा हमारे इंदौर में मिल रहा है। उसके बाद इंदौर को देखा जाए तो कितना साफ़ सुथरा है, और अलवर क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? वो ये नहीं है कि अब कांग्रेस की सरकार है तब है, ये पहले से व्यवस्था चली आ रही है, ये आज नहीं है। अगर हम एक दूसरी सरकार को दोषारोपण दें तो वो गलत है। हम सिर्फ एक दोषारोपण करते हैं कि सब बीजेपी ऐसी है, कांग्रेस ऐसी। उसमें है कौन? उसमें हम सभी लोग शामिल हैं, कोई बाहर का नहीं है ना। क्यों हो रहा है? अगर हमने दोष दे दिया कि साहब कांग्रेस करवा रही है, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, क्या कांग्रेस कर रही है? कांग्रेस ने क्या काम गलत किया है? आपका मतलब इस चीज़ को, चलिए आपके इस सवाल का जवाब मैं सुमन जी से लेना चाहूँगी। कांग्रेस ने क्या क्या काम गलत किए हैं? कांग्रेस ने मैडम सवाल मतलब काम कौन सा बढ़िया किया है आप ये बताएं। सफाई की ले लो, लाइट की ले लो, पानी की ले लो। सबसे पहले मैं पानी के मुद्दे पे आती हूँ। मेरे वार्ड नंबर 24 में और 29 से मेरे हस्बैंड हैं पार्षद सीताराम चौधरी जी, दोनों वार्डों में बहुत भयंकर धरना प्रदर्शन करने के बावजूद वाटर वर्क से हमारी 2-3 बोरिंगें सैंक्शन हुई।
अभी विधायक जी ने भी धरना प्रदर्शन किया, उसके बावजूद क्योंकि विपक्ष होता है तो बड़ी मुश्किल से कामें मिलते हैं। पिछले साल आप पानी की टंकी पर भी चढ़ गई थी धरना प्रदर्शन करने के लिए, ये हालात पैदा हो गए थे। जी मैडम, जब जिस बाढ़ की जनता, जो एक परिवार एक घर में एक पार्षद होने के बावजूद दूसरा पार्षद जिताए तो वो पार्षद से क्या उम्मीद करेगा। अगर मेरे बाढ़ की जनता मेरे से कहे कि आप अपनी जान देने को, यहाँ आपकी जान देने से हमें पानी मिलेगा, तो मैं मेरी जनता के लिए मैं जान दे सकती हूँ। और मैं टंकी पर चढ़ी, उस टंकी पर चढ़ने के बावजूद मुझे मेरी 2 बोरिंगें मेरे बाढ़ में मिली। उन बोरिंगों में क्या घपला हुआ आपको मैं बताती हूँ। टेंडर लगा, पास हुआ, बोरिंगें हुई, माननीय अध्यक्ष जी ठेकेदार आया, मैंने उससे क्लियर कहा कि ये बोरिंगें आप दिन में करोगे क्योंकि हमारा मोहल्ला है। मैं तो जिस वार्ड से पार्षद हूँ वहाँ तो VIP लोग हैं जो ज़्यादा अपना गवर्नमेंट सर्वेंट है, ध्यान नहीं देते, लेकिन जो हस्बैंड का वार्ड है वो मोहल्ला है, उसमें लोग खड़े होके बोरिंग करवा सकते हैं 24 घंटे 48 घंटे, 4 दिन 5 दिन लगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस ठेकेदार ने अफसरों से मिलके रात में बोरिंग की, रात में कोई नहीं जग सकता, टैंकर से पानी डाला। मेरे पास वीडियो है, मैंने वीडियो डाला, मेरे जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं उनको मैंने वीडियो भी डाला और फेसबुक पे भी डाला, देख सकते हैं। इतना प्रेशर का पानी कि कम से कम आधा सा अलवर पानी पी ले, आधा सा अलवर पानी, इतना प्रेशर कि आप ऊपर करोगे तो पता ही नहीं चला। उसके बाद 3 महीने बाद वो आता है ठेकेदार, उसमें कनेक्शन करवा दिया 3 फेज़ का, मोटर लगा दी, सब कुछ और जब मैंने वो चलाई मैडम 2 बाल्टी पानी नहीं उसमें। और मैडम मैंने अपने लेवल पे दूसरे मशीन वाले से बुलाकर उसको चेक करा, मैडम इसमें टैंकर से पानी डाला है और ये बोरिंग फर्जी है, आप ठेकेदार को बुलाओ। ठेकेदार को मैडम लिखित में मैं आज, मेरे को 3 महीने हो गए, आज तक डिपार्टमेंट ठेकेदार को नहीं बुला पाया। नहीं, जैसा अगर ये बता रहे हैं कि पानी नहीं निकला है ना, तो हमें उसके ठेकेदार के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पैसा गवर्नमेंट का है, पब्लिक के लिए आया है, पब्लिक का पैसा है, गवर्नमेंट के जेब का पैसा नहीं है। अगर ठेकेदार ने गलत काम किया है तो उस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करी जाए और उससे दोबारा उस पैसे को वसूल किया जाए, है ना। एक मैं कहना चाहूँगी सुमन जी, आपका ही वार्ड है और हमारे कांग्रेस की एक महिला रहती है, उसके पास में हैंडपैप था, उस हैंडपैप पे आपने मोटर डलवा दी। मोटर डालने के बाद मात्र 5 लोग पानी पी रहे हैं, उसका घर पूरा तोड़ दिया, सामने फुटपाथ स्लोप था वो टूट गया, लेकिन उस महिला को पानी नहीं दिया गया। मैडम जी, आपकी बात का मैं जवाब देती हूँ। मेरे वार्ड के 2-3 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछें। महेश जैन साहब बैठे हैं कि मैंने किसी को मना किया कि माननीय अध्यक्ष जी ने, योगेश मिश्रा जी ने मेरे से कहा एक प्रोग्राम में मिले कि हमारी एक कार्यकर्ता हैं, मैडम जी आप इनका भाभी जी ध्यान रखना। मैंने तुरंत भाई साहब को कहा, भाई साहब कोई दिक्कत, पानी सबको चाहिए, कांग्रेस बीजेपी नहीं, पानी हर आदमी को चाहिए, इसमें कांग्रेस बीजेपी का कोई नहीं है। भाई साहब से पूछो, मैंने भाई साहब को बोला है नहीं बोला। अगर वो मैडम ने एक, मैडम घर में तो मैं पाइप लगा के नहीं आऊँगी किसी के, मेरे पास इतना पैसा नहीं है मैडम, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, वो सक्षम है वो जुड़वा लें। अरे मैंने मना नहीं किया, किसने? मैडम मैं कह रही हूँ ना, मैं खड़ा होके मैं जुड़वाती हूँ, पाइप हम मंगवाएंगे, हाँ? आप खड़ी होकर जुड़वाओ। जुड़वाओ ना भाई साहब, मैंने तो कहा है जुड़वाओ। बताओ भाई साहब मना करियो तो, हाँ? मैंने कभी मना नहीं किया, मैंने कभी मना नहीं किया, मैंने कभी मना नहीं किया। पानी के लिए वो पानी पी सकती हैं, ले सकती हैं, उनका अधिकार है। लेकिन मैडम दूसरा तो आदमी ये नहीं है कि घर में जाके उनके कनेक्शन कराया, पैसा लगाया। हमारे पास इतना पैसा नहीं है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से संजय मोदी जी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी को भी आपने सुना, कांग्रेस को भी आपने सुना, समस्याएं भी आपने सुनी। अगर आप आते हैं तो ये समस्याओं को कैसे करेंगे दूर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं और जनता को जागरूक करते हैं। जनता जागरूक होगी तो अवश्य ही हर वार्ड में, हर मोहल्ले में, शहर में काम होगा। ये प्रेस की बहुत बड़ी भूमिका रहती है कि जनता को जागरूक किया जाता है। मैं सबसे दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, हमारे सामने दोनों मातृशक्ति बैठी हुई हैं, मैं दोनों माताओं से एक चीज़ कहना चाहूँगा, बहन जी से भी ये चीज़ कहना चाहूँगा कि किसी वार्ड की समस्या नहीं है। एक वार्ड को लेके या दूसरे वार्ड को लेके अगर अपन बात करें तो शहर की समस्या का समाधान नहीं होगा, एक वार्ड की समस्या का समाधान होगा। अगर मैं बात करूं, अगर मैं शहर की बात करता हूं तो वार्ड नंबर 26 में जाके देखा जाए, वार्ड नंबर 19 में जाके देखा जाए, वार्ड नंबर 20 में जाके देखा जाए, वार्ड नंबर 49 में जाके देखा जाए, वार्ड नंबर 47 में जाके देखा जाए, जहां आज भी पानी के टैंकर जा रहे हैं, पानी के टैंकरों से पानी की पूर्तियां हो रही है, लेकिन वहां पे आज भी किसी तरह की नल की व्यवस्था नहीं है। सफाई की व्यवस्था अगर देखा जाए तो वार्ड नंबर 26 और 27 में जाके देखा जाए, गंदे नालों के सामने लोगों को जीवन यापन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। आप वहाँ पे जाके देखिए। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस है या ये तो दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं।
5 साल कांग्रेस आती है, 5 साल बीजेपी आती है, और दोनों एक दूसरे के ऊपर अगर आरोप प्रत्यारोप ठीक है, 5 साल कांग्रेस आती है, 5 साल बीजेपी आती है, अगर आप आते हैं तो आप क्या काम करेंगे? ये जनता से जुड़ी सारी समस्याओं को आप कैसे दूर करेंगे? बिल्कुल दूर करने की मंशा होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। कैसे करेंगे? मैं आपसे वही पूछना चाहती पैसे खाने की लालसा नहीं होनी चाहिए, काम कराने की मंशा होनी चाहिए। जनता को साथ लेके काम कराया जाता है, जनता से पूछा जाता है कि उनके वार्डों में, उनके मोहल्ले में क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को चिन्हित किया जाता है, फिर उस पर काम किया जाता है। हमारी सरकार आए, आज देखिए वसुंधरा जी के टाइम से सरकार थी, उसके बाद गहलोत जी की सरकार। मैं कहता हूँ क्यों आज की तारीख में आपके जय संबंध में पानी का भराव रुक गया, क्यों ऐसे स्रोत बंद हो गए, क्यों वहाँ पे अतिक्रमण इतना बढ़ गया, क्यों भराव क्षेत्र में लोगों की बसावट आ गई है। आज भराव क्षेत्र पूरे रहते, जय संबंध में पानी पूरा आता और जितने पोखर नाले हैं सारे भरे होते, तो वाटर लेवल नीचे नहीं जाता तो पानी की समस्या नहीं आती। आज हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, आज सारी बात करते हैं, हम नलकूप लगा देंगे, हम बोरिंग कर देंगे। बोरिंग किसी का समस्या का समाधान नहीं है। अगर वाटर लेवल इसी तरह नीचे जाएगा तो 2 साल बाद वापस बोरिंग सूख जाएगी। इसका स्थायी समस्या का समाधान चाहिए। ERCP इसकी समस्या का समाधान है। 11,000 करोड़ रुपए का केंद्र सरकार ने घोषणा की थी, उस घोषणा से मुकर गई, और 4.5 साल पूरे होने के बाद एक लॉलीपॉप अशोक गहलोत जी पकड़ा दिए कि साहब हम 13,000। उस 13,000 में से क्या गारंटी है कि 10,000 करोड़ रुपए नेता खा नहीं जाएंगे? इन्हीं के तो नेता ने ये बात कही थी कि 1 रुपए में से 85 पैसे बढ़ जाते हैं, 15 पैसे आते हैं, तो ये 13,000 करोड़ में से 10,000 करोड़ नहीं खाए जाएंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा? और हम ईमानदार, कट्टर ईमानदार पार्टी हैं, और हम कट्टर ईमानदारी से इस बात को कहते हैं कि हम आएंगे तो ERCP पे काम करेंगे। आज मई में अशोक गहलोत जी ने सतलज नदी के पानी पे बैन कर दिया, जिससे इंदिरा गांधी नहर योजना को सूखने पे मजबूर होना पड़ गया। पर हमारे मुख्यमंत्री जो पंजाब में हैं, भगवत मान जी, 600 करोड़ रुपए लगा के जिस पे इम्प्लीमेंटेशन हो गया है 5 दिन पहले से, और वो उस सफाई को करने जा रहे हैं और हो रही है। पीने योग्य पानी इंदिरा गांधी नहर से आएगा, और चाहे उसमें गहलोत सरकार ऑब्जेक्शन करे, चाहे कोई भी करे, वो पानी आएगा और पूर्वी क्षेत्र को, पश्चिमी क्षेत्र को पूरी तरह पानी दिया जाए। इसी तरह ERCP की योजना लागू की जाएगी, और मैं ये दावा करता हूं कि जनता के विश्वास पे, जनता के मतदान पे आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो ERCP की योजना जरूर लागू। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर ही लगातार आरोप लगाए कि केवल बातों की बयानबाजी होती है, काम धरातल पे कुछ नहीं होता है। इस पर आप आम आदमी पार्टी को क्या कहेंगे? मैडम, धरातल पे तो जो सरकार है वो उसके बारे में बोला है कि भाई हम तो विपक्ष में जितना अपन आवाज़ उठा सकते हैं, हल्ला मचा सकते हैं, वो कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन। बाकी सरकार है जो करेगी। दूसरा मेरा मुद्दा है जो बहनों के साथ जो जितना हो रहा है, उसमें भी सरकार को एक्शन लेना चाहिए। कितने रेप हो रहे हैं उनके केस दर्ज नहीं हो रहे, उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही, उनकी हत्याएँ कर दी जाती हैं, उस पर भी कड़ा एक्शन होना चाहिए। तीसरा, रोड का जो अलवर में जो रोड हैं, उसमें अभी तक जितने भी नगर परिषद में टेंडर हुए हैं रोडों के लिए, वो हमेशा एक बार टेंडर हो जाता है और नेक्स्ट 15 दिन में वो कैंसिल हो जाता है, फिर टेंडर होता है, फिर कैंसिल हो जाता है। पिछले 3.5-4 साल से ये प्रोसेसिंग चल रहा है। अभी तक एक रोड का काम कहीं हुआ है तो वो माननीय जो हमारे सभापति जी हैं, उन्होंने ज़रूर 2-4, 10-20 रोडों का काम किया है, वो ज़रूर हुआ है। बाकी कहीं अलवर शहर में आप जाके देखेंगे, आप मेरा देखो बस स्टैंड वाला रोड, इतने खड्डे हैं, उस पे से आम पब्लिक जाती है, आम पब्लिक आती है, लेकिन आज तक उस रोड पे एक रोड़ी तक नहीं लगी। बिजली का आप देखो, बिजली की कितनी समस्या है, मतलब दिन में कम से कम 15 बार बिजली जाती है। ये कोई गांव तो नहीं है, शहर है, तो इस पे भी सरकार को काम करना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा की अभी सुमन जी ने बात उठाई, और ये वाकई में सही भी है। आए दिन हमको रेप के केसेस सुनने को मिलते हैं, और अगर पिछले साल की NCRP की मैं रिपोर्ट देखूं तो उसमें राजस्थान लगातार तीसरी बार दूसरे नंबर पर है। तो कानून व्यवस्था कहाँ पर कमी रह गई, कहाँ चूक हो गई आपसे? जो आप महिलाओं का ये बोल रहे हैं और बलात्कार और रेप वाला केस कह रहे हैं, ये कोई कांग्रेस पार्टी तो नहीं कराती है ना? मतलब अगर ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर थोपा जा रहा है तो क्या कांग्रेस पार्टी कराती नहीं है, लेकिन अगर सरकार लेकिन मैम अगर किसी अच्छे काम का सेहरा आपके सर सजता है, तो अगर कुछ गलत होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी तो सरकार को लेनी चाहिए ना? तो
उसके लिए सरकार को जब पता चलता है या कानून को पता चलता है तो कानून व्यवस्था क्या बिल्कुल लचीली है या हम लड़ना। यही आरोप कांग्रेस पर लिखते आ रहे हैं कि एक्शन बहुत लेट होता है। नहीं तो एक्शन लेट क्यों होता है? हम इसका मतलब हमारी जनता लचीली है, वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, टाइम से नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये समझा जाए कि अभी हो रहा है रेप या अभी हो रहा है ये जो कांड हो रहे हैं वो क्या पहले और जो सरकार रही है उसके सामने नहीं हुए हैं या बाहर कहीं नहीं हो रहा? दिल्ली जैसी सरकार में नहीं हुआ था क्या? तो क्या वो कोई सरकार तो नहीं चाहती है? कौन सी सरकार चाहेगी कि हमारे रहते हुए कोई काम हो? कांग्रेस कह रही है कि जनता ही लेट पहुंचती है, इसीलिए केसेस दर्ज नहीं होते और ये सब होता है। सबसे पहले तो मैं हमारी मातृशक्ति हैं इनसे ये कहना चाहूँगा कि जब ये महिला होने के बावजूद महिलाओं की सुरक्षा की बात पे पुख्ता जवाब नहीं दे सकती हैं तो फिर आगे महिलाओं की बातें उठाएंगी कैसे और लड़ेंगी कैसे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि लॉ ऑर्डर नाम की भी कोई चीज़ होती है। सरकार संज्ञान लेगी या नहीं लेगी ये चीज़ सरकार की मंशा के ऊपर डिपेंड करता है। और ऐसा नहीं है कि ये कांग्रेस के शासन में हो रहा है या बीजेपी के शासन में नहीं हुआ। बीजेपी तो खुद प्रोटेक्ट करती है ऐसे लोगों का। बीजेपी तो खुद प्रोटेक्ट करती है मैडम ऐसे लोगों का जो इस तरह की हरकत करते हैं। ये चीज़ देखने को अभी पहलवानों के अपनी रेसलर्स की टीम के साथ अभी जो हुआ था उसमें ब्रजभूषण जी के साथ देखने को आया है कि बीजेपी ने उनका प्रोटेक्ट किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रोटेक्ट किया है उनको पॉस्को कोर्ट में उनको लगना चाहिए था, पॉस्को कोर्ट से उनको छुड़ा दिया। इससे बड़ी घिनौनी बात क्या होगी? और दूसरी बात, अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं, राज्य सरकार की बात करूं, तो अलवर की बात ले लेता हूं कि फ्लाईओवर के ऊपर क्या हुआ था, उसके बाद राजगढ़ के पास क्या हुआ। तीसरी बात, अभी पश्चिमी राजस्थान में तीसरा केस अभी देखने को आया है, उसमें क्या हुआ? कहाँ गई सरकार? नक्कारा हो चुकी। कुछ इनके पास एजेंडा नहीं है, केवल लॉलीपॉप पकड़ाने और बेमतलब की घोषणाएं करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन के नाम पे ये जीरो है। आज ये कहते हैं कि 50 यूनिट दे दिए, 100 यूनिट दे दिए, ये दे दिए। मैं दावा करता हूं जिस दिन इलेक्शन हो जाए, और पहली बात तो ये जीतेंगे नहीं, और गलती से जीत भी गए तो ये कहेंगे कि सरकार के पास बजट नहीं। आपके आरोप का सुमन जी आप क्या जवाब देना चाहेंगे कि बीजेपी रेपिस्टों को प्रोटेक्ट करती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये कह रहे हैं सरासर गलत है। और रही यहाँ की बात इसके राजस्थान सरकार की, उसमें आप देखो, बहनें अगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जाती हैं तो वहाँ के जो पुलिस वाले हैं वो ही नहीं बहनों को छोड़ रहे। वो ही अगर थाने में बुला के 2-2, 3-3 घंटे, 2-2, 3-3 दिन बैठा के रखते हैं। हम आपकी रिपोर्ट जब दर्ज करेंगे आप हमारे साथ संबंध बनाइए। ये कौन सी सरकार है? नियम सख्त होना चाहिए। कोई भी कुछ नहीं कर रहा। बहनों को अपने आप में मजबूत होना पड़ेगा, स्टिक होना पड़ेगा, कड़े नियम लेने पड़ेंगे। सरकार को भी कड़े नियम लेने चाहिए। अगर महिलाओं के साथ ऐसी कोई बदतमीजी होती है तो मेरा तो निवेदन ये है, अगर मैं इस सीट पे हूँ तो तुरंत उसको फांसी की सज़ा, अगले दिन कुछ हो गई। अगर महिलाओं को बैठा के रखा जाता है और सरकार कुछ नहीं कर रही है, कानून कुछ नहीं कर रहा है, तो हम महिला सशक्तिकरण में हमारी महिलाएं इकट्ठी क्यों नहीं होती हैं? अगर आपको ऐसा पता चला कि 3 दिन तक थाने में बैठा रखा है और पुलिस वाले उसके साथ अत्याचार कर रहे हैं, तो फिर हमें इसके लिए इकट्ठा होना चाहिए ना, या पता चलना चाहिए, या केवल हमको बाइट देने से और इस पर डालने से काम चल जाएगा? मैडम, इकट्ठे भी हुए हैं, धरना प्रदर्शन भी किया है, थाने के सामने धरना प्रदर्शन भी किया है हमने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। बीजेपी है, कांग्रेस है, सबको इकट्ठा होना चाहिए। देखिए, मैं तो जो ये बहस चल रही है कानून व्यवस्था की, उस पर मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार का बहुत ही वरिष्ठ मंत्री शांति धारीवाल जी जब विधानसभा में ये जवाब दें कि मर्दों का प्रदेश है, यहाँ बलात्कार तो होंगे, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राजस्थान का कोई हो नहीं सकता। चलिए, अभी जो आप पे आरोप लगा उसका जवाब दीजिए। नहीं ना, हमारे पे तो कोई आरोप नहीं लगा, लेकिन जैसा कहा यह शांति धारीवाल जी के लिए, तो मेरी तो ये नॉलेज के बाहर है। मुझे तो लगा इस तरह से झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक मंत्री होकर और इतनी बड़ी बयानबाजी करेंगे, तो मेरे लिए तो वो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। झूठ तो नहीं है मैम, क्योंकि ये खुद मैंने भी सुना और पढ़ा है। तो ये बात अलग है कि आप इस पे कुछ कहना नहीं चाहती है, कहने से बचना चाहती हैं, लेकिन ये बयान वाकई में आया था और बहुत ही शर्मनाक बयान था ये। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये बात शांति धारीवाल जी ने कही थी और बिल्कुल कही थी। महिपाल मंडेरना भी इस चीज़ का एक उदाहरण है, ज्वलंत उदाहरण है। आपने देखा होगा जोधपुर में ये कांड जो हुआ था। और इसके बाद में ये चीज़ कहना चाहूँगा कि दोनों ही पार्टी के लिए एक ही बात आती है कि इस चिन्मन से मैं झांकूं कि इस चिन्मन से वो झांके।
वास्तविकता तो ये है कि जनता को अब सोचना है कि जला डालो ये चिन्मन ही, न ये झांके न वो झांके। तो चलिए, हमने अभी बात करी जनता की मूलभूत समस्याओं की, महिलाओं के साथ बढ़ रहे प्रदेश में अपराध की, और अब एक नए मुद्दे के साथ फिर से बात करते हैं कि क्या जनता वाकई में राजस्थान में दोबारा कांग्रेस को सत्ता में वापस लेकर आएगी। सबसे पहले आपको मेहमानों से अपने मुखातिब करा देती हूँ। कृष्ण कुमार खंडेलवाल जी, जो कि कांग्रेस पर्यावरण प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं। भाजपा से हमारे साथ हैं बीजेपी पार्षद और जिला प्रवक्ता सतीश यादव जी, और आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारियों और प्रवक्ता शरद मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं। शुरुआत में खंडेलवाल जी आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि आप कांग्रेस पर्यावरण प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, पर्यावरण को बहुत करीब से समझते हैं, जानते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि अरावली पहाड़ियों में जिस तरह से खनन चल रहा है, अवैध खनन की जिसकी मैं बात करूं, उससे पर्यावरण पर कितना फ़र्क आता है, कितना फ़र्क पड़ता है, और क्या नुकसान हो रहा है हमारे इस पर्यावरण को? देखिए साक्षी जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ATL संपादक महोदय और समस्त टीम को कि आपने एक मुद्दा बहुत ज़ोरदार आपने उठाया है अलवर ज़िले के लिए। आप सही कह रही हैं कि अरावली पर्वतमाला श्रृंखला है, ये अलवर ज़िले की आन भी है, शान भी है, बान भी है। कारण उसका मैं बताऊँ आपको, पहाड़ अगर हैं जिस जगह तो वहाँ भगवान भी प्रसन्न होते हैं, वर्षा ज़्यादा होती है, और पहाड़ हरे भरे रहने ये भी बहुत ज़रूरी है। तो आपने मुद्दा उठाया कि जिस पर जो काम हो रहा है पहाड़ काटने का, मैं उस बात से सहमत हूँ। चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे आम पार्टी की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, पहाड़ नहीं कटनी चाहिए, पहाड़ पर रोक लगनी चाहिए, और उस पर हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं। हमारे DFO साहब, पर्यावरण प्रकोष्ठ के जो वो हैं DFO, वो पूरी तरह निगरानी में है, और काफ़ी ट्रैक्टरों को हमने पकड़ के, मशीनरी को आप जाके चेक कर सकती है, जो हमारी पौधशाला है उनमें जाके आप देख सकते हैं। हम उनको पकड़ रहे हैं, और उनको हम जितनी वो गलती कर रहे हैं उतनी सज़ा भी हम उनको दे रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी पार्षद और जिला प्रवक्ता सतीश यादव जी भी मौजूद हैं। जैसा कि अभी खंडेलवाल जी ने बताया कि अवैध खनन पर किस तरीके से वो रोक लगाने का काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है सरकार ने वाकई इस पे कुछ काम किया है? देखिए, कांग्रेस की सरकार में जब से इस सरकार का गठन हुआ और जब प्रकरण हुआ सचिन पायलट का, उसके बाद सरकार ने सभी विधायकों को लूट की छूट दे दी। आपको जानकारी होगी, ब्रज क्षेत्र में एक साधु लगातार बैठे रहे इस अवैध खनन को रोकने के लिए, इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, और उनकी उस लगातार धरने के कारण मौत भी हुई। उसके बाद बीजेपी ने वहाँ संघर्ष किया, वहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया। ये एक उदाहरण मात्र है। पूरे राजस्थान में जिस प्रकार से खनन, अवैध खनन का जो कारोबार चल रहा है, खुद इनकी सरकार के मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है इस अवैध खनन में। हमारे किरोड़ी लाल मीणा जी ने भी सरकार को घेरा इस अवैध खनन को लेकर के। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने छूट दे दी सभी MLAs को, अपने MLAs को, चाहे वो निर्दलीय हैं, बसपा से आए हुए हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, आप देखिए हर विधायक जो कांग्रेस का, निर्दलीय इसका बसपा का है, वो अपने आप में CM है। वो जो चाहता है वो करता है, चाहे अवैध खनन के अंदर, चाहे उसने ट्रैक्टर अवैध निकालने हो, डंपर निकालने हो, चाहे अवैध खनन करना हो। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पूरी सरकार अवैध खनन में लिप्त है, और इस बहुत बड़ा लगभग कई हजार करोड़ों का इस भ्रष्टाचार इसमें हुआ। अगर जांच होगी तो निश्चित रूप से सरकार लपेटे में आएगी। ये आम आदमी से जुड़ा मुद्दा है, पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा है। तो मैं आम आदमी पार्टी से ही जानना चाहती हूँ कि बीजेपी और कांग्रेस, आपने दोनों को सुना, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस वालों ने अपनी राय दे दी, बीजेपी वालों ने अपनी राय दे दी। 45,000 करोड़ का माइनिंग घोटाला बीजेपी के राज में हुआ था, और कांग्रेस और बीजेपी दोनों इतने सालों से हैं, तो क्या अरावली पर्वतमाला जो यहाँ से लेके और राष्ट्रपति तक जाती है, रायसीना भवन तक, तो उनको क्या आज दिखने लगा है? हर विधायक को अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अगर छूट दे दी है, तो यानी पुलिस प्रशासन किसके पास में है, खनन विभाग किसके पास में है? तो क्या ये सिर्फ दिखाने के लिए है या सिर्फ यहाँ बोलने के लिए है कि हम यहाँ उचित कार्यवाही कर रहे हैं? आज आप यहाँ देखिए कितनी पहाड़ी कट चुकी है। आप मार्बल के खदानों की तरफ जाइए, देखिए राजसमंद की तरफ कितने पहाड़ जा चुके हैं। आप यहाँ से आगे टपुकड़ा की तरफ जाइए, कितना अवैध खनन हो रहा है। जैसे इन्होंने बोला कि ब्रज भूमि की तरफ एक महात्मा जी की मृत्यु होती है, तो भाई आपके राज में 45,000 करोड़ का कैसे हो गया माइनिंग घोटाला? उस समय आप क्या कर रहे थे? इसका मतलब जब घोटाले होते हैं तो उसके बाद सिर्फ आप राजनीति सेकने के लिए जाते हैं, या सिर्फ कांग्रेस की सरकार अगर कुछ भी इतना सा उल्टा या सीधा कर देती है तो आप उसके अंदर पत्ते लगाने के लिए जाते हैं। मेरे हिसाब से
यहाँ घोटाला होता है, उधर घोटाला होता है, शायद दोनों की सूझबूझ से होता है। यानी जहाँ किसी को अगर कुछ मिलता नहीं है तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोपित कर देते हैं। आपके इस आरोप पर आपका क्या जवाब? साक्षी जी, मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि जैसा ये आरोप लगा रहे हैं, पहली बात तो ये निराधार है। वो बताऊँ क्यों आपको? आपने देखिए कि जो पहाड़ कट रहे हैं, अभी 2.5 पेड़ की बात है, उस पर सरकार ने कार्रवाई की है। आप देख रहे हैं कि हमारी यूआईटी के अधिकारी, हमारी राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में शहर के अंदर जमीनों को खाली कराया जा रहा है, अतिक्रमण। पहाड़ों वाली बात आती है, पतिक्रमण इसकी, आप पर्यावरण की बात करती हो तो आप सिलीसीड चले जाएं, आप जयसमंद चले जाएं, आप अलवर शहर को उठा लें, आप कटी घाटी चले जाएं, आप सर्किट हाउस चले जाएं, आप डिवाइडरों पर चले जाएं। बीजेपी की सरकार में आपने कभी वहाँ पर पौधे लगते हुए देखो तो मुझे बता दीजिए। कहना और करना बहुत मुश्किल काम है। हमने ये राजस्थान सरकार ने, यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी ने जो ये कार्य पर्यावरण पे किया है, अलवर में ऐतिहासिक कार्य किया है, और उसमें जिलाधीश महोदय और समस्त जो अधिकारी हैं यूआईटी के हैं, चाहे नगर परिषद के हैं, सब ने दिल से काम किया है, और उसका परिणाम आप अलवर शहर में, अलवर जिले में देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने आप पर भी मिली भगत का आरोप लगाया है, कैसे जवाब देंगे आप इन्हें? देखिए, जैसे इन्होंने आरोप लगाया है, इसका जवाब तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दे दिया, क्योंकि आरोप लगाया है सचिन पायलट ने भी। उन्होंने कहा कि इसकी जांच हो चुकी है, कोर्ट का फैसला आ चुका है, तो मुख्यमंत्री जी पर कोई आरोप सिद्ध ही नहीं हुए। इस बात का तो जवाब माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार अशोक गहलोत जी ने दे दिया। तो मेरा जवाब भी यही है, जब उन पर कोई आरोप प्रमाणित ही नहीं हुए तो हम कैसे उस बात को मानेंगे। सर, पर्यावरण से जुड़ा एक और मुद्दा होता है सफाई। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर हम सफाई की बात करें तो अलवर शहर की अगर हम बात करें मेनली, तो अलवर शहर में आपको सफाई की व्यवस्था किस तरीके से दिखती है? आपने कितना प्रदेश को बदला है अपनी सरकार में, और पर्यावरण इससे कितना ज़्यादा इस पर असर पड़ा है? देखिए साक्षी जी, इसके विषय में मैं अलवर शहर की बात करूंगा, अलवर ज़िले की बात करूंगा। प्रदेश की बात तो बाकी नेता करेंगे। बाकी अलवर ज़िले की मैं बताता हूं आपको। आप यहां से जाइए, आप तिराया जाइए, बगड़ तिराया आप जाइए 200 फुट पर, जो शहर में से कचरा हम लोगों ने निकलवाया है, नालों को साफ कराया। आपने भी देखा होगा 20-20 साल के नाले जो बंद पड़े थे, हमने उनको खुलवा करके उनमें से गंदगी निकाल के हम प्रयास कर रहे हैं पूरा सफाई के लेकर, क्योंकि हम पता है कि जहाँ हम पौधे लगाएंगे, पर्यावरण जहाँ सुरक्षित रहेगा, सुरक्षित रखने के लिए हमको सफाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब बात आती है इनकी भारतीय जनता पार्टी वालों की कि भाई शहर में गड्ढे, कचरे के ढेर पड़े हुए हैं। प्रतिदिन की प्रतिक्रिया ये प्रतिदिन वहाँ उठते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा इस पत्रकारिता के माध्यम से, बीजेपी के वार्डों में जितने भी पार्षद हैं, इनको साधन मिलते हैं, कर्मचारी मिलते हैं, इनको सब कुछ मिलता है, ये चला कर उन कचरों को नहीं उठवाते। मैं खुद जाकर वहाँ पर और अधिकारियों को बुला करके, कर्मचारियों को बुला करके उन कचरों को उठवाने का काम करते हैं। ये यहाँ बात करते हैं इस बात की, क्या बात करते हैं? काम तो करते नहीं हैं, और यहाँ आकर के ये मुद्दा बनाते हैं इस चीज़ का, क्योंकि सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं। ये सब मिल करके काम करें तो अलवर शहर मानचित्र पे नजर आने लग जाएगा आपको। पर्यावरण पे जो जितना अलवर शहर और अलवर जिले में काम हुआ है, पूरे प्रदेश, पूरे उसमें काम नहीं हुआ। ये आप खुद देखिए और खुद आप समझिए। 5 साल इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कितना काम हुआ था पर्यावरण पे? कहाँ गया पर्यावरण का बजट? अभी पर्यावरण पे काम क्यों हुआ है अशोक गहलोत जी के, इनका सांसद, इनका विधायक, इनका बीजेपी का, और फिर काम हुआ है। कौन ने किया है? कांग्रेस सरकार ने, आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह ने, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी ने। हमने काम किया जाए अध्यक्ष जी के कहने पर। अध्यक्ष जी ने कहा कि आयुक्त महोदय, हम जाते हैं वहाँ, आयुक्त महोदय से बात करते हैं कि साहब ये काम क्यों नहीं हो रहा। आयुक्त महोदय जी का धन्यवाद करते हैं, हमको समझते हैं वो, और वो हम करें वहाँ पर जेसीबी भेजते हैं, कर्मचारी भेजते हैं वहाँ, और हम वहाँ जाकर खड़े होकर काम कराते हैं। ये सब पार्षदों का दायित्व है। ये चाहे बीजेपी का हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे कांग्रेस का हो, ये मुद्दा है शहर का, जनता का। हमारा उद्देश्य एक ही होना चाहिए, अलवर शहर साफ सुथरा हो, सुंदर हो, और मानचित्र पर अलवर जिले का नाम आए। क्या वाकई चुनाव से पहले आप सिर्फ इसे एक मुद्दा बनाकर उठाते हैं, या फिर सरकार पे वाकई में काम नहीं किया है? देखिए, ये अलवर की लोकल सरकार का मुद्दा है, क्योंकि भाई तो सिर्फ इनको गहलोत के अलावा कुछ दिख नहीं रहा। ये बात करते हैं अलवर शहर की सरकार की। शहर की सरकार है नगर परिषद। नगर परिषद में जब नगर परिषद का ये वाला जो बोर्ड का गठन हुआ, वो गठन ही एक तरह से जनता के खिलाफ उस बोर्ड का गठन हुआ।
अलवर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई कैंपेनिंग, किसी दल की कैंपेनिंग चल रही है पार्षदों की, और उस कैंप में से मंत्री के गुंडे, मंत्री खुद पुलिस और गुंडे भेज करके वहाँ से हमारे पार्षदों को उठाने का जो काम किया, उसकी बद्दुआ लगी जनता की। उसके बाद आप सबके सामने भ्रष्टाचार के अंदर पकड़ी गई इनकी चेयरमैन। उसके बाद आप देखिए वहाँ भी, क्योंकि जो इतना गलत काम किया था, क्योंकि जनता ने बहुमत दिया था बीजेपी को, लेकिन कांग्रेस ने शासन के दम पर और प्रशासन के दम पर जिस बोर्ड को गिराने का काम किया, नहीं बनने देने का काम किया, उसके बाद फिर इनका दूसरा चेयरमैन इन्होंने नियुक्त किया। वो भी चेयरमैन इन्होंने गलत नियुक्त किया, क्योंकि वहाँ अधिकार था बीजेपी के जो उपसभापति थे उनका अधिकार था, लेकिन हम मांग करते लेकिन ये नहीं माने। फिर इनके मुँह पर तमाचा लगा और फिर इनका एक पार्षद ट्रैप होता है 5 लाख की रिश्वत लेते हुए। वो विषय बहुत बड़ा भी जाएगा, रिश्वत के मामले में बात करना चाहूँगा। अशोक गहलोत ने, सब बात करते हैं हमने इतने लोगों को ट्रैप किया, लेकिन उसके बाद उन पर कार्रवाई नहीं करता, क्योंकि ब्लैकमेल का काम करता है। लगभग पूरे राजस्थान में 700 कुछ लोगों को ट्रैप किया, लेकिन उनको कार्रवाई करने की अनुमति नहीं दे रहा अशोक गहलोत। ब्लैकमेल कर रहा है, जो पैसा उन्होंने भ्रष्टाचार से कमाया उस पैसे को लेना चाहता है। ये विषय बहुत लंबा जाएगा, मैं शहर की बात करता हूँ। आपसे मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी ने सफाई के ऊपर कितना काम किया है वो पूरा अलवर शहर जानता है। कि मैं भी ये कहूँगा कि मैं अलवर शहर से ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा। 6 साल लोग रो रो के सड़क पे माथा पीट के यहाँ पड़ गए कि डूंगरपुर जैसा एक छोटा सा शहर जहाँ लोग आदिवासी इलाके में आते हैं वो हमसे ज़्यादा साफ़ क्यों है? इंदौर हमसे ज़्यादा साफ़ क्यों था? अलवर साफ़ क्यों नहीं हो सकता? अलवर में इतना अच्छा काम हो रहा है, जो मेरे भाई ने बताया, कृष्णा भाई ने, कि हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि सफाई की जो रैंकिंग आती है उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। इतना अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं कि हम रैंकिंग में पिछड़े हुए हैं। 70 लाख रुपए का जो बजट होता है वो बजट खा जा रहा है। अजय पूनिया जी ने भी उठाया था मुद्दा, पार्षद नहीं उठाया है ना, मैं ये बता रहा हूँ। उन्होंने बताया कि 650 कर्मचारी जब नगर परिषद के हैं तो 500 कर्मचारी ठेके के क्यों? वो पैसा आप ठेके पे क्यों दे रहे हो? आप यहीं पे नगर परिषद में स्थायी कर्मचारी क्यों नहीं लेते हैं? तीसरी बात, अगर बोल रहे कि नाले साफ हो गए, आप जाइए वार्ड 26 और 20 के वहाँ पे। क्या अलवर शहर पुराना मर चुका है? क्या अलवर के जो शहर के पुराने लोग हैं वो ख़त्म हो चुके हैं? क्या उनका अस्तित्व नहीं है? ना वह पानी है, ना सफाई है। नाले देखिए आप कैसे भरे हुए हैं। क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि 10, 20, 30 साल और हो जाए और वो नाले ऊपर आ जाएं, उसके ऊपर वो सड़क बनाए और बोले कि नाले साफ हो चुके हैं? आज अगर यदि कोई छोटा बच्चा भी उस नाले में गिर जाता है तो आपको ढूंढने में 10-20 साल लग जाएंगे। आप देखिए पूरे शहर की सफाई कर रहे हैं वो लोग, और वो लोग कैसे नरक जैसे माहौल में जी रहे हैं। सफाई के लिए अंकित भार्गव बनाम नगर परिषद लोक अदालत में केस चला था। 2.5 साल के लिए बोला था कि आप सफाई कमेटी को सुदृढ़ कीजिए, आप सारा कचरा हटाइए। 5-5 लाख रुपए के आप कचरा पात मंगाते हैं। आप देखिए वहाँ पे दिल्ली दरवाजा पे जाके कैसे कचरे के ढेर लगे हुए हैं, उन कचरा पातों क्या हाल है। आप यहीं जाइए, अभी अपने यहाँ गेट के बाहर टॉयलेट है, इसके बाहर देखिए कितना कचरा लगा हुआ है। शहर के किसी कोने में चल जाइए, आपको सफाई बिल्कुल कंडम मिलेगी। मैं कह रहा हूँ सफाई में आज अगर वापस हमारा सर्वेक्षण होता है तो हम बहुत पिछड़े नजर आएंगे। ऐसे अलवर होता है, ऐसे मतलब प्रथम महाराजा भरतेरी की स्थिति है ये। जब भी किसी नेता ने काम नहीं किया है वो पिछड़ गया है। और मैं अब भी ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो नेता थे अमूमन राजा भी बन के बैठे हुए थे, आज उनका हाल देख लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये जनता की हाय बोल रही है। सफाई के मामले में जनता कितनी परेशान हो चुकी है, अब आप खुद देख लीजिए कि आप वार्ड 26 जाइए, 20 जाइए, 10 जाइए, 11 जाइए, मैं कितने वार्डों के नाम बताऊं आपको जहां सफाई की कितनी अच्छी व्यवस्था है, कचरे के ढेर लगे हुए हैं वहाँ। आम आदमी पार्टी के इन आरोपों पर आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी के भाई का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। लेकिन ये भी देखें कि एक साथ सारे काम नहीं हो सकते। आप भी समझती हो, कोई भी काम है धीरे धीरे जो बुराई फैलती बहुत जल्दी है, लेकिन उसको समेटना बड़ा मुश्किल काम है। आप यहाँ कंपनी बाग को उठा के देख लीजिए। कंपनी बाग में यहाँ शौचालय करने आते थे सारे लोग। यहाँ हमने मसाला चौक बना रही थी बीजेपी सरकार, हमने कैंसिल करा के यहाँ भूल-भुलैया बनवाया, हजारों पेड़ यहाँ बन पाए। आप मुद्दा उठा लीजिए पुराना सूचना केंद्र नेहरू बाल विहार का, भाजपा सरकार ने वहाँ पर अतिक्रमण का शहर का सामान उठा करके हरे भरे पेड़ों के बीच में ला के डाल दिया, पेड़ों को तोड़वाया, पेड़ों काम करा। हमने उसमें कार्रवाई करते हुए एक बार तो हमने 11.5 लाख रुपए का कबाड़ हटा दिया है, और दूसरी कार्रवाई आप पत्रकारों के माध्यम से आवाज़ उठाते हो, उसके कारण दूसरी कार्रवाई होने जा रही है। और हम पेड़ों को, हमारा उद्देश्य इतना ही, हम सिर्फ इतना ही करते हैं, हम कोई राजनीति ज़्यादा नहीं करते। कांग्रेस वाले बोलते कम हैं, काम ज़्यादा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले झूठ ज़्यादा बोलते हैं, काम ना के बराबर करते हैं। और ये बात आपको कर्नाटक में देखने को मिल गई,
मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगी, हरियाणा में देखने को मिल जाएगी, और सबसे बाद में तुम राजस्थान में भी देख लेना क्या इनका हल होने वाला है, क्योंकि इनके पास ना मुद्दे हैं ना इनके पास कोई जवाब है, केवल झूठ बोलना और जनता को गुमराह करना। चलिए वो तो सर हम देखेंगे ही, आने वाला वक्त हमको बताएगा कि राजस्थान में क्या होने वाला है। फिलहाल बात करते हैं कि प्रदेश सरकार का एक और बहुचर्चित कार्यक्रम है पट्टा वितरण। दरअसल ये कार्यक्रम प्रशासन, शहरों के संघ और गांवों के संघ अभियान का एक अंग है। ये शिविर कुछ अरसे पहले ही स्टार्ट हुए, लेकिन अलवर नगर परिषद द्वारा पट्टा वितरण का 50% टारगेट भी अब तक पूरा नहीं किया गया है। नगर परिषद प्रशासन इसके लिए यूआईटी को जिम्मेदार कहता है कि उन्होंने आवासीय बस्तियों के लेआउट प्लान अभी तक उन्हें हैंडओवर नहीं किए। ऐसे में हज़ारों जो शहरवासी हैं वो पट्टों से अब तक वंचित हैं। इसके बारे में साक्षी मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए आंकड़े बाद में दिए जाते हैं, जैसे कि अब महंगाई राहत कैंप चल रहा है, प्रतिदिन हमारे आदरणीय जननायक महोदय अशोक गहलोत जी प्रतिदिन का डेटा आपको मोबाइल पर मिल रहा है। प्रतिदिन और नहीं तो मैं अभी बता देता हूँ, मेरे मोबाइल में कल का डेटा कि कितने रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, कितने क्या हो रहा है, कितना काम हो रहा है, कितना पैसा मिल रहा है, कितना को नहीं मिल रहा, सब डेटा आ रहा है। अब बात करते हैं आप पट्टों की। पट्टों का जो डेटा आप लोगे, आप यूआईटी में जाके ले सकते हो कि यूआईटी ने कितने पट्टे बांट दिए शहर के लिए और नगर परिषद ने कितने पट्टे बांट दिए। बात आती है कि पट्टे रुके हुए हैं, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अधिकारी को सबको सख्त कर रखा है, हमारे अध्यक्ष जी ने भी सबको। यहाँ के हमारे जो प्रभारी जी बी डी गल्ला जी मीटिंग में मेरे सामने कहा है उन्होंने कि पट्टे ज़्यादा से ज़्यादा जनता को मिलने चाहिए। अटका कौन रहे, ये क्यों कटका रहे कि कागज़ों में कमी है। जिन कागज़ों में कमी है वो पट्टे रुके हुए हैं, बाकी जिनके कागज़ क्लियर हो गए, जिन्होंने भागदौड़ के काम करा लिया, उनके पट्टे सबके मिल गए हैं। और ये राजस्थान सरकार में अशोक गहलोत जी की मेहरबानी है जो जनता को ये पट्टों वितरण का पट्टे मिल रहे हैं और जिससे लोग इनमें लाभान्वित हो रहे हैं। नहीं, ये तो अफसरों के बारे में कह रहे हैं, हम हमारे ऊपर नहीं कह रहे। मैं तो इनके पट्टों की इस योजनाओं की बात की, मतलब क्या आपको भी लगता है कि अफसर जो हैं वो काम होने नहीं दे रहे पूरा? देखिए, जैसे इन्होंने कहा, हमारे मंत्री जी ने कहा, मंत्री जी ने तो इनके पंचायत राज मंत्री ने भी कहा था, कल परसों बहुत बड़ी अखबार में खबर भी छपी है कि मंत्री का कहना ही नहीं मान रहे अफसर। तो सब बेलगाम हो रहे हैं, सबको पता है बीजेपी आ रही, इसलिए कांग्रेस की किसी भी बात का अफसर कहना नहीं मानेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत सी बात कह दी, हमारे मुख्यमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री, इनके मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री बने, अगली बार बुरी तरह से हारे। आप उठा करके देखिए, पहले बार हारे जब 50 सीटें आई, उससे दूसरी बार हारे जब 21 सीटें आई। और जिस प्रकार से इनके मंत्री कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के मंत्री कह रहे हैं गहलोत जी के, कि इस बार तो लगता है कि इतने एमएलए जीतेंगे कि एक सिर्फ फॉर्चूनर में आ जाएंगे। सही कह रहे हैं, 11 ही एमएलए जीतेंगे। उसका कारण मैं बताता हूँ। पिछली बार भी इन्होंने, अब देखो सुनो, पिछली बार भी इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं लोगों को प्रचारित की। मैं उस समय भी पार्षद था, 2013 की बात कर रहा हूँ, जब 6 महीने बचे थे, जब सरकार ने यूँ रेवड़ियाँ बांटी थी जैसे अब बांट रहे हैं। आपको ध्यान होगा 21 सीटें आई थी, अब भी उनका यही हाल होना है। उसके पीछे कारण ही जिस तरह पहले बात चली कि एक बहुत बड़ा मुद्दा जो प्रदेश का है, युवा की बद्दुआएं लग रही, युवाओं की, जो युवा तैयारी कर रहा था आज वो भटक रहा है नौकरी के लिए। जो लोग भ्रष्टाचारी थे, जो लोग पैसे जिनके पास थे, वो नौकरी लग गए। ये सब प्रकरण पूरा राजस्थान देख रहा है। किसान की बद्दुआ लग रही, जिन्होंने वादा किया था 10 दिन में पूरा कर्जा माफ़ करने का, लेकिन आज तक किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। ये बात करते हैं बिजली माफ़ की, फलानी माफ़ की, अब 6 महीने से कुछ भी होने वाला नहीं है। आप उस किसान के बेटे को अगर रोज़गार देते ईमानदारी से, तो इतने पैसे कमाता है कि वो बिजली का भी बिल भर देता और अपने बाप के किसान का जो खेत का बिल है वो भी भर देता। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इनके जो मंत्री आपस में जो झगड़ा कर रहे हैं ना, वो झगड़ा अब और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा और निश्चित रूप से इनकी 11 सीटें आने वाली। मैं बहुत जल्दी से आपसे एक इन दोनों पर ओपिनियन लेना चाहूँगा। देखो, इन दोनों पे ओपिनियन यही है कि मेरा, इन्होंने बिजली की बात करी। भाई साहब, आपके टाइम में 25,000 करोड़ का बिजली का घोटाला है ना, आप पहले उनसे पार पाइए। दूसरी बात अगर मैं यहाँ करता हूँ पट्टे की, मैं एक ही मोहल्ला बता दूँ या और भी बताना है? आप लादिया मोहल्ले में मावली माता गली में चले जाइए, वो लोग बेचारे इतनी इन्होंने संशोधन किए हैं पट्टा वितरण नियम में, तो सारे संशोधन में शायद या तो वो एक भी नियम में पार नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो 20 साल से पुरानी बस्ती हैं, उनको अभी तक पट्टा नहीं मिल रहा है। और कुछ लोगों के नाम भी आ चुके हैं, उसके बाद भी पट्टा नहीं मिल रहा है। तो कितनी विसंगतियाँ हैं, कितना काम हो रहा है, वो हम यहीं देख सकते हैं, कितना जोलम पोल है। और दूसरी कि 4.5 साल होने के बाद में हम लोगों ने कैंप लगाया। अब कैंप में कितना हम मोटा पैसा कमा रहे हैं या कैंप लगा रहे हैं? अखबार में आ चुका कि कुछ चीज़ें जो हम खरीद सकते थे, वो कैंप में हमने कितने कितने रुपए किराए में लिए हैं। तो क्या कैंप हमने जेबें भरने के लिए लगाई हैं
ये जनता को फ़ायदा पहुंचाने के लिए करी है। असली मकसद क्या होता है, देखिए आम जनता क्या है, टैक्स पेयर है। आज हम लोग छोटी सी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ तक खरीदते हैं तो हम लोग पैसे देते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली अपना परिवार छोड़ के वहाँ पे लाइनों में लगे, उसके बाद भी उसका काम होता नहीं है, नाम आ जाता है, उसके बाद भी वो लोग इंतज़ार करते हैं क्या यही काम हो रहा है। दूसरा, अगर मैं भ्रष्टाचार की बात करूँ तो भ्रष्टाचार पे इतना काम हो रहा है कि 950 करोड़ संजीवनी घोटाले के थे इनके टाइम में, तो उस पर शायद गहलोत जी ने कुछ नहीं किया, या तो हो सकता है बहन भाई का जो रिश्ता सार्वजनिक हो चुका है वो असलियत में भी हो। और दूसरा, कांग्रेस के राज में जो घोटाले हुए थे वो वसुंधरा जी ने जब कुछ भी नहीं किया था। वसुंधरा जी के बेटे के 9 रुपये के शेयर कितने रुपए में खरीदे थे ललित मोदी जी ने, जो सुपर सीएम खिलाते थे उस समय, है ना। ईडी बोल रही थी हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन ईडी ने यहाँ कार्रवाई नहीं करी थी। हो सकता है कार्रवाई वहाँ करने वाले हों जहाँ वो बीजेपी में आके गंगा से नहा लेते हों, या हो सकता है इन दोनों का कुछ ऊपर नीचे चलता हो। हाँ, मैं आपको साक्षी जी बताना चाहूँगा। यहाँ आदरणीय महेंद्र जी मीणा जी बैठे, इन्होंने एक बात कही थी यहाँ पर। कोई केजरीवाल जी को मैंने सुना मंच पे बोलते हुए, कितने अपशब्दों से वो प्रधानमंत्री जी के बारे में बोल रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है। आप बात करते हैं मुद्दों की, आप बात करते हैं, काम तो कम करते हैं, ये फालतू की बातें ज़्यादा करते हैं। मतलब कि बात ये है कि आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी ने जो अलवर ज़िले में काम किया है, आज तक के इतिहास में किसी भी सांसद कोई भी बना हो, मंत्री बना हो, आदरणीय टीकाराम जूली जी ने जो भाग दौड़ के जो काम किया है ज़िले के लिए, पूरे राजस्थान के लिए, वो आप सबके सामने है। एक भी दिन घर में नहीं बैठे हो, जो 24 घंटा कभी कहीं दिखाई देते हैं, कभी नहीं। आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी की बात करो, कोविड में यहाँ पर ये वो अपनी वबा ही लूटते हैं, वो पूरे ज़िले में घूमे छोड़ करके, देश की राजनीति करने के बाद भी, क्योंकि जनता सुखी हो जाए। हमारे नेक्स्ट से कहने पे वो पहुँचे, और जहाँ एम्बुलेंस नहीं थी एम्बुलेंस आ गई, जहाँ मरीजों के लिए हॉस्पिटल में इसमें चले जाओ राजीव गांधी में, आपको जो सुविधाएं सारी मिली हैं। आप मुझे लॉर्ड्स हॉस्पिटल का कोऑर्डिनेटर बनाया अध्यक्ष जी ने और भंवर साहब ने। हम सारे ज़िले में घूमे, सब लोगों को हमने वैक्सीन और जितने हमसे बन सकी सिलेंडर उपलब्ध कराए, चाहे हमने किसी का घात पिलाया, चाहे किसी को। उसके राजनीति मत करो, देश की जनता की चुनो और देश की जनता को चुनो। ये पब्लिक है, सब जानती है, कहना अपना सिर्फ मानती है। सत्ता के सिंहासन की लड़ाई में फिर आई है जनता की बारी। चमकेगी किस्मत या डूबेगा सितारा, पता चलेगा जब खुलेगी मुट्ठी इनकी बारी बारी। इन्हीं लाइनों के साथ आज की इस डिबेट को मैं यहीं पर विराम देती हूं और अपने सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूं। फिर होगी मुलाकात कुछ और जनता से जुड़े मुद्दों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ATL TV। खबरें हम दिखाते हैं वही जो आपके लिए होती हैं सही।